ओके तो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट का चैप्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता ही आता है, हर बार आता है और इस बार भी आना ही आना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सोचो टफ भी लगता है, बट ये मेरी गारंटी है कि जिस हिसाब से मैं करवाऊंगा आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाला है चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर हो जाएगा आपकी जिंदगी का ये। ठीक है, तो चलिए, तो फाइनल अकाउंट होता क्या है। तो फाइनल अकाउंट क्या होता है, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि फाइनल अकाउंट का एक घर का नाम भी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, इट इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोनों का मतलब सेम होता है। अब फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, हम कब कहेंगे कि फाइनल अकाउंट बन गए। तो फाइनल अकाउंट के अंदर ये तीन चीजें होंगी हमारे पास, कौन कौन सी। सबसे पहला आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं, जब हम इन तीनों चीजों को मिला करके बोलते हैं, जब हम इन तीनों को क्यूमुलेटिवली बोलेंगे, तो ये क्या होते हैं, हमारे फाइनल अकाउंट। इन शॉर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है, ये हमारे क्या होते हैं, फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये बनाते क्यों है, देखो, ये हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ये जो हम बनाते हैं पता करने के लिए कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है बिजनेस की, और बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं, ये हम बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए अपने बिजनेस की, कि हमारे बिजनेस की पोजीशन कैसी है, हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आजकल मार्केट में। तो वो कहाँ से पता चलेगा हमें, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी जो कि यूजर्स को जानना होता है, ओनर को जानना होता है कि कितना उसने इनकम कमाई, कितना उसको लॉस हुआ, कितना उसको प्रॉफिट हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो कहाँ कहाँ से पता चलेगा उसे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना करके। अब मजे की बात है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पता चलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पता चलता है नेट प्रॉफिट के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर करेंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, वहीं से हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चल जाएगा। तो देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। मैं हेडिंग डाल देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है हमारा, तो ऊपर हेडिंग क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट पर्टिकुलर्स, यहाँ पे ठीक। अब इसके अंदर क्या क्या है, पहले हम जो लिखते हैं यहाँ पे वो लिखना होता है हमें, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। सबसे पहले यहाँ क्या लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। टू परचेजेज अकाउंट, इसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा यहाँ पर पहले, क्योंकि क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर परचेज रिटर्न मुझे दी हो सकती है, और परचेज रिटर्न अगर गिवन होगी तो मुझे माइनस करनी पड़ेगी, तो मैं परचेज रिटर्न को क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा इसमें से। फिर जो नेट होगा वो नेट परचेज आपकी आउटर वाले कॉलम में आ जाएगी। ठीक है ना। और क्या हो सकता है, मेरे कुछ खर्चे हो सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये क्या होते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का वेट करो, मैं बताता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे इंडिविजुअली। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय सेल्स अकाउंट। जो भी हमने सेल्स करी है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, रिटर्न जो हम करेंगे सेल्स रिटर्न, वो लेस करके लिख देंगे, सेम जैसे परचेज में करा था। फिर क्या हो जाएगा हमारा, आउटर कॉलम में लिख देंगे नेट सेल्स, और बाय क्लोजिंग स्टॉक, कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा तो लिख देंगे यहाँ पर। देन उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, और जो भी बैलेंस होगा, अगर मेरा जो डिफरेंस है वो इस तरफ आ रहा होगा, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमें कहाँ भेजना होता है, कैरी डाउन करना होता है, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर डिफरेंस इस तरफ आ रहा होगा, तो ये क्या कहलाएगा मेरे लिए, क्रॉस लॉस। ये होता है हमारा फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का, जिसके अंदर क्या होता है, 5 चीज आती हैं गिनती की, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में क्या, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। जो भी डिफरेंस होगा, या तो अगर मेरा क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है और मेरा डेबिट साइड टोटल कम है, तो फिर मेरे लिए क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस मेरा किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है, और क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो ग्रॉस लॉस हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे समझने की बात है, ये वाला कॉलम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे क्या होते हैं, तो डब्बे में बंद कर लो, और ये ऐसे ही नोट करना है आप लोगों को। स्टार भी लगा दिया, डब्बे में बंद कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो हमें याद रखना है इस चैप्टर को करते हुए, और स्पेशली इस ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते समय। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। पहला पॉइंट क्या लिखना है, जो हमने ऊपर परचेज लिखा, ऊपर परचेज लिखा था ना, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, तो ये हो जाएगा मेरे लिए नेट परचेज। इन एक वर्ड में क्या बोलेंगे इस चीज को, नेट परचेजेस। याद रखना, आगे क्वेश्चन में बहुत दिया हो सकता है, अगर क्वेश्चन में नेट परचेज गिवन है और तुम्हें परचेज रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में, तो परचेज रिटर्न माइनस नहीं होगी, क्योंकि नेट परचेज ऑलरेडी गिवन है। नेट परचेज का मीनिंग क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ऐसे ही क्या होता है, एक चीज और होती है, सेल्स देखी थी हमने ऊपर, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अब बोलो बोलो, हाँ यही आवाज आ गई मुझे, नेट सेल्स बोला है, सही है। दो चीज याद रखनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, अब समझने की बात है, जो ऊपर डब्बे में कह दिया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
वो क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ गए तो ये चैप्टर बहुत इजी हो गया। तो मैं समझा दूं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, हमारे जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। कि जैसे तुम वेजेस हो गया, सामान तुम परचेज करके फैक्ट्री तक लेकर के आए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो तुम वहां तक सामान लेकर के आए। अब कैसे लेकर के आए होगे? किसी ट्रांसपोर्ट में लेकर के आए होगे, तो उसका कुछ तुमने भाड़ा दिया होगा, तो इसका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस होगा तुम्हारा, उसे फ्रेट एक्सपेंस भी बोला जाता है, कैरेज इनवर्ड भी बोला जाता है। फिर तुमने कुछ मजदूरी दी होगी, है ना, मजदूरी दी होगी, सिर्फ वेजेस बोलते हैं। और तुम्हारे रॉयल्टी भी क्या होता है, इसके अंदर ही आता है। कोई खर्चे बहुत से हो सकते हैं, ठीक है। अब इसकी लिस्ट बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तुमने जो भी खर्चे कर दिए, तो सारी किसके अंदर आ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। उसे कुछ एग्जांपल यहाँ मैं लिख देता हूँ। जैसे कि देखो, सबसे पहला वेजेस मैंने बताया था। सबसे पहला क्या? वेजेस। फ्रेट इनवर्ट, फ्रेट का मतलब क्या होता है, हम सामान लेकर के आते हैं ना, किराया देते हैं, भाड़ा देते हैं, उसे ही बोलते हैं फ्रेट इनवर्ट। और क्या हो सकता है, कैरेज इनवर्ट भी लिखा हो सकता है कहीं कहीं पे। पावर एंड फ्यूल्स का बताया था मैंने। रॉयल्टी भी होता है एक खर्चा इसके अंदर हमारे, डायरेक्ट के अंदर ही आता है, रॉयल्टीज जो हम पे करते हैं। ठीक। और क्या होता है हमारा, फैक्ट्री का रेंट, फ्रेट ऑन परचेजेस। एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और होता है, वो क्या लिखा होता है उसको मैं अलग पेन से लिखना चाहता हूँ। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होता है, स्टोर्स कंज्यूम, या फिर क्या, कंज्यूमेबल स्टोर्स। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है ये मुझे डायरेक्टली गिवन नहीं होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। तो ये मुझे क्या करना होता है, मुझे निकालना होता है। सिंपल होता है बहुत ही ज्यादा। क्या करना होता है, देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम। हमारे पास ओपनिंग स्टोर्स कितना था, उसमें तुमने परचेज कितना कर लिया, परचेजेस मतलब माइनस करो तो अपना क्लोजिंग में कितना बचा तुम्हारे पास, यानी कि क्लोजिंग स्टोर्स। तो समझो निकल गया ना। जैसे कि 10,000 का तुम्हारा ओपनिंग स्टोर्स था, तुमने 20,000 का और परचेज किया, कितना हो गया, 30,000 का हो गया। एट दी एंड तुम्हारे पास सिर्फ 4,000 का बचा। तो कितना बीच में खर्च हो गया, कितना तुमने कंज्यूम कर लिया, बताओ बताओ कितना कंज्यूम कर लिया। 10,000 ओपनिंग, 20,000 परचेज, और लास्ट में से 4,000, कितना कंज्यूम हो गया, 26,000। और क्या होता है, एक और मैं यहाँ लिख दूं, और क्या होता है हमारे साथ, कस्टम ड्यूटी। ये टैक्स होता है एक तरीके का, समझ लो। जब हम माल इंपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर से, इंपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर से, और जब हम उसको, जब माल को जब लेने जाते हैं, तो हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ठीक है। सेम ऐसा क्या हो सकता है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी होता है। ये होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम रॉ मटेरियल लेकर के जा रहे होते हैं, तो हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। इंडिया के बाहर से माल इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम ड्यूटी, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल को लेके जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। अच्छा, और एक चीज हो सकती है, कंफ्यूज मत होना। अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है, वेजेस एंड सैलरी, तो ये तुम्हारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और वहीं अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। सिंपल ध्यान दो, अगर वेजेस पहले लिखा है, सैलरी के से पहले वेजेस लिखा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और सैलरी पहले लिखा है, तो कहाँ पे जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। सिंपल है। इंडिविजुअली रखा है अलग अलग तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो वेजेस है तो ट्रेडिंग के अंदर, और सैलरीज है तो प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, अब एक वर्ड होता है तुम्हारा एडजस्टेड परचेज। एक होता है एडजस्टेड परचेज, क्या करना है, और उससे पहले ये एडजस्टेड परचेज होती क्या है दोस्तों। चलो, एडजस्टेड परचेज कैसे निकालते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या होता है, मेरा एडजस्टेड परचेज होता है। क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो इसका क्या यूज हुआ हमारे लिए, एडजस्टेड परचेज गिवन होगा क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, हमें एडजस्टेड परचेज जितनी भी गिवन है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डेबिट कहाँ पे है, डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट। और अब एक चीज अब नोट करने वाली बात अब है, अगर एडजस्टेड परचेज गिवन है और एडजस्टेड परचेज को तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करना ही है, वो कर दोगे। देन उसके बाद तुम ना ओपनिंग स्टॉक को लिखोगे उसके अंदर, ना परचेजेस को लिखोगे, और ना क्लोजिंग स्टॉक को लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। क्योंकि अभी ऊपर मैंने वो तुम्हें बताया था फॉर्मेट क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, और क्लोजिंग स्टॉक आता है। लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज अगर गिवन होगा, तो तीनों में तो कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ एडजस्टेड परचेज आ जाएगा डेबिट साइड, और बाकी तीनों में तो कुछ भी नहीं आएगा। देन वी डू नॉट रिकॉर्ड, क्या क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ना तो हम ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ना तो हम परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे, और ना ही हम क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे जब भी एडजस्टेड परचेज तुम्हें गिवन होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। देखो, एडजस्टेड परचेज बना ही कैसे है, जब उसने ओपनिंग स्टॉक को ले लिया और परचेज को ले लिया, तो ये दोनों तो उसके अंदर समा गए, एडजस्ट परचेज के अंदर समा गए दोनों के दोनों। और क्लोजिंग स्टॉक उसने माइनस कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक तो वैसे ही माइनस होता है, क्योंकि देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर बना के आए थे ना अभी, ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। तो इधर ओपनिंग स्टॉक था तुम्हारा, इधर परचेजेस था, और इधर क्लोजिंग स्टॉक था। इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों तो डेबिट हो गए। पर अगर ये चीज डेबिट हो रही है और ये इस साइड लिखी है, तब भी क्या होता है, कोई अपोजिट साइड में चीज लिखी होती है तो क्या वो माइनस ही हो रही होती है। इसलिए क्या माइनस हो गया क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे फॉर्मूले में ही। दो छोटी छोटी चीज बातें और बताता हूँ मैं यहाँ पे तुम्हें। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐसे भी निकाल सकते हैं,
जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमने निकाला। और एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, जो हम क्या करते हैं, सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल्स में से सीओजीएस को माइनस कर देते हैं, तो अभी हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। अब मजे की बात है कि सीओजीएस होता क्या है, सीओजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म इसकी होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा ना, सीओजीएस डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, उसकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, तो हमें सीओजीएस कैसे निकालना होता है। अब सीओजीएस निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। इसमें और क्या प्लस करना है, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस करने हैं अपने, डीई लिख देता हूं मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शॉर्ट में यहाँ पे, और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो। तो ये होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा, कि कैसे हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है और हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने सारा का सारा तुम्हें यहीं पे अच्छे से समझा दिया है। अब तुम ट्रेडिंग अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट बड़े आराम से निकाल सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। चलो मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल यहाँ करवा एग्जांपल क्या है, मैं चाहूंगा एक बार आप लोग बिना मेरे करवाए इसको खुद सॉल्व करें, उसके बाद इसको वीडियो को आगे बढ़ाएं, यहीं पे पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैच करेंगे किस का सही है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट कैसा होता है इसका, बताया था ऊपर कैसा होता है। स्केल का यूज जरूर जरूर करें, ठीक है। मैं बिना स्केल से कर सकता हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना है, तुम्हें देना है, इसलिए तुम्हें प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। मैं यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक। ऊपर क्या आ जाएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट हेडिंग में, और यहाँ पे क्या आता है, बताओ बताओ, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अमाउंट तुम्हें पूरा लिखना है, मैंने सिर्फ रुपीज का सिंबल लगा दिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं इस तरफ, टू ओपनिंग स्टॉक, 20,000 की बनता है ओपनिंग स्टॉक, मैं यहाँ लिख दे, यहाँ पे डेबिट साइड 20,000 ओपनिंग स्टॉक आ गया। फिर क्या लिखते हैं, टू परचेजेस अकाउंट, ये कितना था, 25,000। एक रिटर्न आउटवर्ड गिवन था, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, आपने माल परचेज करा, रिटर्न आउटवर्ड बाहर जा रहा है, बाहर कब जाएगा, जब हम परचेज रिटर्न करेंगे, है ना, आउटवर्ड यानी बाहर जाना। तो क्या है हमारे पास, परचेज रिटर्न गिवन है मुझे, वो लेस हो जाते हैं यहाँ से, ये कितना आ गया आउटर कॉलम में। और क्या था, इधर को सेल्स गिवन थी बाय सेल्स अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने कौन कौन से गिवन है मुझे क्वेश्चन में, एक तो मुझे क्वेश्चन में गिवन था फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, हाँ होता है। ऑफिस एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे थोड़ी है, ये हमारे फैक्ट्री खर्चे थोड़ी है, ये तो उसके बाद के खर्चे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, जो कि इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। और ट्रेड एक्सपेंसेस से कंफ्यूज मत होना कि नाम ट्रेड है तो क्या हो गया ये ट्रेडिंग में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ दोनों के दोनों कैसे होते हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। ये आपको यहाँ पे क्यों दिया हुआ था, सिर्फ पागल बनाने के लिए, जिससे आप क्वेश्चन गलत कर दो। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, सिर्फ एक ही आएगा हमारा, क्या, फ्रेट इनवर्ड आएगा। तो फ्रेट इनवर्ड को डेबिट साइड लिख देते हैं फटाफट से, 2,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन भाई, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 10,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना था मेरे पास, 10,000। अब क्या करना है, बस क्वेश्चन हो गया खत्म, टोटल कर दो बोथ साइड का। इस साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, आई थिंक राइट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, तो पहले इस साइड की कर लेते हैं। क्या आ गया, 50,000। इधर का भी क्या होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए इधर भी। और ये है कितना डेबिट साइड का, यानी कि 42,000। तो अल्टीमेटली कितना डिफरेंस आया, ये 8,000 किस नाम से पहचाना जाएगा, ये 8,000 पहचाना जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, टू ग्रॉस प्रॉफिट। हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी बना लिया, हमने ग्रॉस प्रॉफिट भी पता लगा लिया, सिंपल था एकदम। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, जिसके जरिए हमें यह पता चलता है कि हम लोगों को कितना नेट प्रॉफिट या कितना नेट लॉस हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो उसका फॉर्मेट पहले कैसा होता है वो जान लेते हैं। इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल सा होता है, जैसा कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा था, कुछ कुछ उस तरीके का ही होता है। वहां पे सबसे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट लिखते थे, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिस भी ईयर का बना रहे हो उस ईयर का। अब जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग सेल्स, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सब लिखते थे, और उसके बाद जो हमें मिलता था वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता था। सेम चीज यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम अपने इनडायरेक्ट इनकम जो हमें हुई है और जो इनडायरेक्ट खर्चे हमने जो करे हैं वो शो करेंगे, और उसके एट द एंड जो भी हमें डिफरेंस आ रहा होगा, डेबिट साइड डिफरेंस मिल रहा होगा तो नेट प्रॉफिट होगा हमारा, और क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा होगा तो वो नेट लॉस माना जाएगा। तो मैं कुछ चीजें यहाँ तुम्हें शो कर देता हूँ, जैसे कि खर्चे होते हैं तो पहले जैसे कि क्या, टू बैड डेट्स, और आपने कोई रेंट पे करा है, कोई ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए आपके, सैलरीज के खर्चे, वहाँ पिछली क्लास में मैंने एक चीज बताई थी कि सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो P&L में आएगा, और वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, सैलरीज एंड वेजेस, सैलरी पहले लिखा है तो सैलरी एंड वेजेस हमारा किसका पार्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट हो गया। लॉस ऑन सेल, कोई एसेट बेची हमने, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वो आ जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद किए जाते हैं, तो ये ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, ठीक। ग्रॉस प्रॉफिट ये कहाँ से आया होता है, ये कहाँ से ट्रांसफर हुआ है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, बीडी लिख लेते हैं तो समझ आता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट से ही ब्रॉट डाउन हुआ है। और
बाकी आपके इनडायरेक्ट इनकम्स, जैसे कि कोई रेंट मिल गया, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी आपने रेंट पे दे रखी थी, उसका आपको रेंट रिसीव हुआ है, रेंट पे करा है तो डेबिट साइड, रेंट रिसीव हुआ है यानी इनकम हुई है, तो इस तरह कोई कमीशन मिला है, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हो गया, हमें डिस्काउंट मिलता है तो हमारे लिए क्या हो गया, वो इनडायरेक्ट इनकम हो गई। और जब हम डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। इसका मतलब क्या, डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, जब हमने डिस्काउंट अलाउड करा है तो वो हमारे लिए क्या पार्ट हो जाएगा, वो डेबिट का पार्ट हो जाएगा, ये हमारे खर्चे का पार्ट हो जाएगा। जैसे बैंक में पैसा रखते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, वो हमारे लिए क्या, इंटरेस्ट इनकम भी क्या, इनडायरेक्ट इनकम है। और अगर हमने इंटरेस्ट पे करा है किसी पे, अपने किसी लोन पे हमने इंटरेस्ट पे करा है, तो वो हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे जो जनरली हमें देखने को मिलता है अपने क्वेश्चन में। अब इन दोनों साइडों का टोटल करेंगे, और डिफरेंस अगर डेबिट साइड आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आपका क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट लॉस। अब दोनों में से कोई एक आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, या तो नेट प्रॉफिट ही आएगा या नेट लॉस आएगा, ऐसा तो हो ही सकता है कि दोनों चीजें आ जाए। ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होता है, ये हमारा ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर टू कैपिटल। और अगर नेट लॉस है तो ये भी सेम, ये भी कहाँ ट्रांसफर होगा हमारा, आगे जाके ट्रांसफर टू कैपिटल। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा और लॉस है तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा, सिंपल। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमें सिर्फ एक रूल याद रखना है, जो कि हमने कहाँ पे समझा होगा, हमने नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वही वही कंसिडर करना है इसको बनाते समय। देखो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, याद है ना, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स प्रॉफिट आर क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंस और लॉसेज हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, मेरे डेबिट हो रहे हैं, और जितने भी इनकम और गेन है वो सारी क्रेडिट हो जाएंगी। देखो यहाँ पे बेड डेट, रेंट पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, सारे के सारे क्या है मेरे लिए, सारे सारे खर्चे हैं, एक्सपेंस है या तो लॉस है, एक्सपेंस है या तो लॉस है, सारे सारे क्या कर रखे हैं, डेबिट कर रखे हैं। और जितने भी इनकम हो रही है, जितने भी गेन्स है, वो सारे के सारे क्रेडिट हो जाएंगे। कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, जिससे क्या हो, तुम लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो जितने भी खर्चे मैन्युफैक्चरिंग करने तक के सारे खर्चे जो भी होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग के खर्चे होते हैं, उसके बाद के जो भी खर्चे हम करेंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। तो ऐसे ही कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल को दो चार एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, जो कि हमें जनरली हर क्वेश्चन में देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कोरियर के खर्चे होते हैं हमारे, सैलरीज एंड वेजेस, डेप्रिसिएशन ये भी तो खर्चा होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल, ऑफिस एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, डिस्काउंट अलाउड, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी हमारे क्या इनडायरेक्ट खर्चा है एक तरीके से। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे क्या होगा कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो जाते हैं। क्या क्या गिवन है मुझे क्वेश्चन में, करें सॉल्व। चलो इसका सॉल्यूशन क्या पहले खुद करना चाहोगे, एक बार खुद ट्राई कर लो, फिर मैं करता हूँ। ओके चलो मैच करो सॉल्यूशन अपना अपना, किसका क्या आंसर आया है। पहले क्या करना होता है, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना होता है। फॉर्मेट कैसा, सिंपल सा फॉर्मेट है, पेज को दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर दोनों पार्ट में दो दो कॉलम बनाए, एक थोड़ा छोटा कॉलम, एक थोड़ा मोटा कॉलम, हेडिंग दे दी एक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स। यहाँ इस वाले कॉलम में अमाउंट लिखा, यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखा अमाउंट। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है उसको क्रेडिट साइड लिखना होता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना गिवन था मुझे ग्रॉस प्रॉफिट, बताओ फटाफट से। ग्रॉस प्रॉफिट मुझे गिवन था 292,500। देखिए खर्चे लेके चलते हैं कि क्या क्या गिवन है मुझे। देखो सबसे पहले मुझे सैलरी क्या होता है, सैलरी क्या होता है, खर्चा होता है, तो इस साइड लिख दो, तो सैलरीज अकाउंट। कितनी सैलरी रखी थी, 30,000 की। फिर मुझे क्या, कमीशन गिवन था, तो कमीशन अकाउंट। कितना गिवन था, कमीशन कितना गिवन था, कमीशन गिवन था 2,000। इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का मीनिंग होता है कि इंश्योरेंस पे हमने प्रीमियम जो पे करा है, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो प्रीमियम देते हैं ना वही। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 3,000 यहाँ लिख दिया। इंश्योरेंस के बाद क्या गिवन था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है कि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है, और इंटरेस्ट अगर इनकम है तो क्रेडिट साइड लिखी जाएगी, तो क्रेडिट साइड लिख दो, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000, तो 15,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दिया। कैरेज आउटवर्ड दे रखा है, कैरेज आउटवर्ड मेरे लिए क्या है, खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है ये तो, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट खर्चा होता है, लेकिन कैरेज आउटवर्ड मेरा कैसा खर्चा होता है, इनडायरेक्ट खर्चा। याद रखना, कैरेज इनवर्ड होगा तो ट्रेडिंग में जाएगा, और कैरेज आउटवर्ड है तो P&L में। कैरेज आउटवर्ड कितना है, 5,000, 5। उसके बाद पोस्टेज भी गिवन है, तो टू पोस्टेज, पोस्टेज भी लिख दिया यहीं पे, ठीक है। और इस साइड क्या क्या गिवन है, इस साइड और देखना फटाफट से। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, एडवर्टाइजिंग और डिस्काउंट अलाउड। इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट, ठीक है, 4,000 का इंटरेस्ट का अमाउंट है। इंटरेस्ट के बाद क्या था, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड में कितना अमाउंट आ रहा है, 18,000।
और क्या था, एडवर्टाइजमेंट भी था, टू एडवर्टाइजमेंट, ये हमारा था 10,000। और इसके बाद और क्या क्या गिवन है, बैड डेट, ब्रोकरेज और रेंट, तो लिख दो यहाँ पे बस। बैड डेट भी क्या था हमारा, इनडायरेक्ट खर्चा होता है, तो इसको भी लिख दो। ब्रोकरेज, ये भी खर्चा है। ब्रोकरेज का मीनिंग क्या होता है, जो ब्रोकर को हम लोग पैसे देते हैं, हमने कोई काम करवाया होगा, ब्रोकर हमने हायर करा होगा, उसको जो हमने उसको पैसा दिया, वो ब्रोकर को दिया हुआ पैसा क्या होता है, मतलब ब्रोकरेज कहलाता है। कितना है ब्रोकरेज, 950 था ब्रोकरेज। और बैड डेट कितना था, 9,000। एक आइटम और है उधर, एक आइटम और रह गया है, रेंट अकाउंट। रेंट कितना है, 17,000। तो रेंट, वो क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट यानी कि इनकम मुझे मिला है, अगर पे डेबिट होता तो पे करा है, और क्रेडिट लिखा है यानी कि मुझे इनकम हुई, इन रेंट रिसीव हुआ है मुझे बाय रेंट अकाउंट। कितना, 17,000। सारी चीजें हमने लिख ली। क्या करते हैं अब, टोटलिंग करते हैं दोनों साइड्स। इसका टोटल क्या आएगा, सबसे ऊपर क्या, 292,500 प्लस 15,000 प्लस 17,000, 500 का 500, ये आ गया 500, 7 5 12 2 2 4। तो इस साइड का जो टोटल आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल करने पर मेरा जो आ रहा है, मैंने किया है इसको 83,450, 83,450। तो 3,24,500 में से हम माइनस करेंगे 83,450। ठीक है, तो 83,450 माइनस करके तुम्हारा जो आएगा फाइनल आंसर, डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये तो आ रहा है तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ रहा है। और नेट प्रॉफिट तुम्हारा जो आ रहा है 3,24,500 में से जब 83,450 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तुम्हारा आएगा 2,410, 241,050। और कैसे हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की कैलकुलेशन करते हैं, ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती क्या है, बैलेंस शीट बना तो हर कोई लेता है, बट बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो क्लियर होना बहुत जरूरी है हमारे दिमाग में। तो बैलेंस शीट क्या होती है, देखो मैं लिखता हूँ। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ये कोई अकाउंट नहीं है। व्हाट इज दिस, इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, जो क्या बताती है, जो हमें ये बताती है कि हमारे पास कितनी एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज है। जो स्टेटमेंट हमें ये बताए कि हमारे पास टोटल कितनी एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, हम लोग कितना ओन करते हैं और हमें कितना चुकाना है, चाहे वो इनसाइडर लाइबिलिटी चाहे वो आउटसाइडर लाइबिलिटी हो हमारी। वट वी ओन एंड वट वी ओज, वही हमें बैलेंस शीट दर्शाती है। वट अ कंपनी ओन एंड ओज, ओज का मीनिंग क्या होता है, चुकाना होता है, जो कि होता है हमारा आउटस्टैंडिंग। और ये कब बनाई जाती है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम का मीनिंग किसी पर्टिकुलर डेट पर। जैसे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो पूरे साल भर का होता है, वो हमें पूरे साल भर की हमारी ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट दर्शाता है कि हमें पूरे साल भर में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बैलेंस शीट क्या होती है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट की हमें डिटेल बताती है। वो पर्टिकुलर डेट क्या हो सकती है, जनरली हम लोग जो देखते हैं कंपनीज में और अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, वो 31 मार्च होती है, जाके क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट बनती कब है, ये बनती है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। ये सबसे आखिरी काम होता है, ठीक है। असेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों इक्वल होंगी, जैसे कि हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखते हैं कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो उसी चीज को ये दर्शाता है कहीं ना कहीं, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, इसे कैपिटल को इक्विटी बोलते हैं, हम लोगों ने पहले देखा भी हुआ है। असेट्स के कुछ एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं, और लायबिलिटीज। बैलेंस शीट क्या होती है तो हमने जान लिया। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। फॉर्मेट इसका होता है, तो फॉर्मेट देखो, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हें दिखाता हूँ। फॉर्मेट ये रहा हमारा, ठीक है। एक साइड हमारी क्या होती है, कैपिटल और लायबिलिटीज को दर्शाता है, ये वाली साइड। और ये वाली साइड हमारी कौन सी होती है, एसेट की। सबसे ऊपर हम लोग क्या हेडिंग लिखते हैं, बैलेंस शीट लिखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ जिस भी कंपनी का बना रहे हो, सपोज एक्स वाई जेड कंपनी, तो वो यहाँ लिखते हैं। और जिस डेट का बनाते हैं बैलेंस शीट, एज ऑन डेट, जैसे जनवरी में 31/03, और जिस भी ईयर का बना रहे, जनवरी हम 2021 का बनाएंगे इस साल के लिए, तो ऐसे यहाँ पे शो करते हैं। और उसके बाद ये हमारी लायबिलिटी साइड होती है, जिसके अंदर क्या क्या दर्शाते हैं, कैपिटल हो गया हमारा। कैपिटल के अंदर क्या हम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं। ये नेट प्रॉफिट में कहां से मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि नेट प्रॉफिट हमें पी&एल अकाउंट से मिलता है, और कैसे हम पी&एल अकाउंट बनाते हैं और नेट प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर होता है कैपिटल, वो मैंने पार्ट 2 में बताया हुआ है अच्छे से, ठीक है। और ड्राइंग हम लेस करते हैं कैपिटल से ऑब्वियसली, और रिजर्व लोन्स ये सारे लायबिलिटीज का पार्ट होता है हमारा। देखो सारी लेकिन सारी क्या हमारी लायबिलिटीज ही है। और ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या होगा, कैपिटल का हो गया, क्या है, लायबिलिटी। ठीक, और दूसरी तरफ क्या लिखा है, दूसरी तरफ देखो असेट साइड लिखी है, गुडविल, पेटेंट, चाहे वो कैसी भी असेट हो, इंटेंजिबल असेट हो, तुम्हारी फिक्टिशियस असेट हो, चाहे फिक्स्ड असेट हो, चाहे तुम्हारे नॉन करंट, करंट, जो भी असेट होंगी वो सारी की सारी अपने राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। देखो सारी की सारी क्या असेट है, इंटेंजिबल असेट आ गई, सबसे ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग आ गई। डिवेंचर जब हम इशू करते हैं तो हमारी लायबिलिटी होता है, लेकिन हमने क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है पूरा। देखो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, हमने कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है किसी और कंपनी के डिवेंचर में, तो वो तो हमारे लिए असेट होगा ना, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ओके, तो ऐसे ही क्या है, हमारे लिए सारे के सारे असेट हमें दे रखे हैं। इस फॉर्मेट को नोट कर लो वीडियो पॉज करके, या हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ कि बैलेंस शीट को बनाते कैसे हैं।
ठीक, ये हमारी बुक का ही क्वेश्चन है, मैंने फोटो खींच के यहाँ पे अटैच कर दिया। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन तुम्हें बता रहा है कि प्रिपेयर करो बैलेंस शीट, कहां से, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर दे रखे हैं फॉलोइंग, तो क्या करना है, प्रिपेयर बैलेंस शीट करनी है। कब की करनी है, 31 मार्च 2018 की हमें बैलेंस शीट बनानी है। कैपिटल दे रखा है, ड्राइंग दे रखा है, डेटर्स एंड क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्लांट, फर्नीचर, नेट प्रॉफिट, जनरल रिजर्व और क्लोजिंग लिस्ट। तो उसने ये हमें एक तरीके से ट्रायल बैलेंस दे रखा है। अब ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो हमें क्या करना है, इसके बैलेंस शीट बनानी है। अब नेट प्रॉफिट इसने क्वेश्चन में गिवन है, तो मुझे प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाना है। इसका मतलब क्वेश्चन का तुम फोटो स्क्रीनशॉट ले लो और मैं तुम्हें आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ऊपर हेडिंग डाल देते हैं हम क्या बना रहे हैं, ये दिस इज द बैलेंस शीट। तो ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट, मिड में लिखते हैं जनरली कब की बना रहे हैं, एज ऑन डेट 31 मार्च 18 की बना देते हैं ना। शुरू करें। सबसे पहले क्या गिवन था, कैपिटल गिवन था, तो कैपिटल हमारे लायबिलिटी साइड आता है और कैपिटल को हम कहाँ लिखते हैं, इनर कॉलम में लिखते हैं। तो कैपिटल को इनर कॉलम में लिख देंगे। कैपिटल कितना था मेरा, कितना था, 4 लाख, कैपिटल 4 लाख था। उसके बाद क्या गिवन था, उसका ड्राइंग गिवन था, तो ड्राइंग लेस हो जाता है इसके आंसर, ड्राइंग माइनस कर देते हैं। ड्राइंग ड्राइंग हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ड्राइंग कितना गिवन था, 44,000, माइनस कर दिया। अभी भी बाहर नहीं लिखते हैं क्योंकि नेट प्रॉफिट भी इसमें ऐड होना है। उसके बाद क्या गिवन था, डेटर्स और क्रेडिटर गिवन थे, तो डेटर असेट होते हैं, तो डेटर असेट वाली साइड आ जाएंगे। 64,000, डेटर 64,000 आ गए। और क्रेडिटर था उसका एक लाइन छोड़ के, क्योंकि नेट प्रॉफिट ऐड करना है, तो क्रेडिटर मैंने यहाँ लिख दिए। क्रेडिटर कितने के गिवन थे, 42,000। उसके बाद क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और प्लांट। ठीक है, तीनों असेट हैं तो तीनों लिख लेते हैं फटाफट। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद फर्नीचर गिवन है, फिर नेट प्रॉफिट गिवन। तो फर्नीचर यहाँ लिख लेते हैं पहले फटाफट से। सिंपल क्वेश्चन, कितना देखो, फर्नीचर लिख लिया यहाँ पे जल्दी से। फर्नीचर कितने गिवन था, 37,000 का नेट प्रॉफिट गिवन था। और नेट प्रॉफिट कहाँ पे ऐड होता है, नेट प्रॉफिट हमारा होता है कैपिटल में ऐड, तो कैपिटल में ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट को फटाफट से। नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया। कितना नेट प्रॉफिट गिवन था, देख के बताओ फटाफट से, 16,600। अब हम चाहे तो हम इसको फाइनल बाहर भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या गिवन था, इसके बाद जनरल रिजर्व गिवन था, और जनरल रिजर्व हमारा कहाँ पे आता है, लायबिलिटी साइड आता है, सिंपल 10,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक गिवन था, क्लोजिंग स्टॉक हमारा असेट्स का पार्ट होता है, तो असेट साइड आगे क्लोजिंग स्टॉक। कितना सिंपल है, 1,40,000। और कुछ बचा एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार हमने सब लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक, जनरल रिजर्व, फर्नीचर, ठीक है, सारी चीजें इसमें आ चुकी हैं, चेक कर लिया। अब बस अब इसको ऐड कर लेते हैं और दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही हो गया। कैपिटल का अमाउंट लिख देते हैं बाहर, कितना है, 4 लाख में से 44,000 आएंगे और 16,600 ऐड करना है, तो ये कितना हो गया, 372,600। ठीक है, और टोटल करते हैं, टोटल करके अगर बराबर आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो फिर देखते हैं भाई साहब कहाँ गलती हुई है। वैसे बराबर ही आएगा क्योंकि हमने सारी चीजें सही जगह लिखी हैं और तुम लोगों ने मुझे बताया कौन सी चीज कहाँ आनी है, तो गलत तो हो ही नहीं सकता। चलो मैं लाइब्रेरी साइड करता हूँ, तुम असेट साइड का बताना मुझे, ठीक है। कितना है, 600 हो गया। ये कितना हुआ, 2 to 4, इधर कितना हुआ, 415 और 7 to 2, ठीक है, कैरी 1, 424,600। अब इस साइड टोटल बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा, 600 तो आ रहा है लास्ट में, ये कितना आ रहा है, 424,600। बहुत बढ़िया, सही बताया एकदम। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का क्वेश्चन, बैलेंस शीट मैच हो गया, यानी कि हम तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल सही बताया और सारी की सारी चीजें हमने सही घर में रखी। सही घर में मतलब कि जो लायबिलिटी वाला घर था उसे लायबिलिटी वाले घर में पहुंचा दिया और जिसका घर असेट था उसे असेट वाले घर में पहुंचा दिया। तो इससे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया और बहुत ही सिंपल है। मतलब एक बड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं जिसके अंदर हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों की तीनों बनाएंगे। इससे आपका ट्रेडिंग भी रिवाइज हो जाएगा, P&L भी रिवाइज हो जाएगा और बैलेंस शीट भी दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, कई क्वेश्चन है आपकी ये, ठीक है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, देखो तीनों चीज बोल दी उसने, बैलेंस शीट बनाने को बोल दिया और इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोल दिया, इधर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, कैपिटल है, मशीनरी है, ठीक है, कुछ काफी चीजें गिवन है। तो ये जो बड़े क्वेश्चन होते हैं इनको करने का एक बहुत आसान तरीका होता है जिससे कि हमारा क्वेश्चन एक बार में सही हो जाए। वो क्या होता है कि तुम क्या करते हो, तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे और फिर बैलेंस शीट बनाओगे, मतलब एक एक टुकड़ों में बनाओगे क्वेश्चन को। इससे क्या होगा, क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हम कोई ना कोई आइटम हो सकता है भूल जाए या हो सकता है हमने कोई गलत अमाउंट देख लिया। तो सबसे आसान तरीका होता है कि तीनों फॉर्मेट एक साथ बना लो और फिर देखना कि कैसे क्वेश्चन एक बार में सॉल्व होता है। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करोगे तो कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो कुछ इस तरीके से आपको तीनों फॉर्मेट एक साथ बना लेने हैं। अब उसके बाद देखना क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा कि हम एक एक करके सारे आइटम को सही जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है, सबसे पहले कैपिटल गिवन है, तो कैपिटल लिख लेते हैं सबसे पहले। और कैपिटल कहाँ पे आता है, कैपिटल आता है बैलेंस शीट के अंदर, वो भी लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल हमने यहाँ लिख लिया। ओके, कितना अमाउंट गिवन है इसका, 3,60,000। ठीक है, 3,60,000। अभी कैपिटल को इनर कॉलम में रखें क्योंकि हमें पता है, क्या पता नेट प्रॉफिट और ड्राइंग गिवन हो क्वेश्चन में जिसकी एडजस्टमेंट हमें करनी होती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद मशीनरी गिवन है। मशीनरी कहाँ पे आता है, सेट साइड आता है, तो फटाफट से मशीनरी को लिख सकते हैं हम। तो मशीनरी का अमाउंट कितना है, 70,000। उसके बाद सेल्स, सेल्स कहाँ पे आता है, सेल्स आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो लिखो फटाफट से बाय सेल्स, 8,20,000। तो अभी इसे इनर कॉलम में रखते हैं, क्या पता कुछ सेल्स रिटर्न गिवन हो क्वेश्चन में,
ठीक है, देखोगे तो देख लेंगे। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद परचेजेस गिवन है मुझे। परचेज भी कहां पे है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो परचेज भी लिख लेते हैं फटाफट से। एक लाइन छोड़ के लिखना है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखना होता है हमें, और ओपनिंग स्टॉक आगे गिवन होगा तो हम लोगों को वो लिखना है, इसीलिए एक लाइन छोड़ के परचेज लिखो। फिर ये भी इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हो सकता है कि परचेज रिटर्न भी गिवन हो क्वेश्चन में, तो पहले ही सेफ चलेंगे और इनर कॉलम में रख के चलेंगे, बाद में कटिंग करने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, 4 लाख लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद सेल्स रिटर्न, तो लेस कर देते हैं रिटर्न को, कितनी है 10,000, 10,000 यहाँ से माइनस कर दिए। अब बाहर लिख सकते हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब कितना हो गया 8 20 माइनस 10, तो 8,10,000 बाहर आ गया आपका। उसके बाद क्या गिवन है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017, हम बना रहे हैं 31 मार्च 18 की बैलेंस शीट, और स्टॉक गिवन है 1 अप्रैल 2017 का, यानी कि स्टार्टिंग का स्टॉक गिवन है। ये क्या हो गया हमारे लिए, ओपनिंग स्टॉक हो गया, और ओपनिंग स्टॉक को कहां लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, इसलिए वो लाइन छोड़ी थी। देखो अब काम आएगी ना वो लाइन छोड़ी हुई वाली, टू ओपनिंग स्टॉक। ये तुम्हारा गिवन है 1 लाख का ये अमाउंट भी। और उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद हमारा है ड्राइंग। ड्राइंग कैपिटल से माइनस होती है, तो कैपिटल से माइनस कर देते हैं ड्राइंग को यहाँ पे। ये ड्राइंग यहाँ लिख दिया, और ड्राइंग का अमाउंट कितना गिवन है, ड्राइंग का अमाउंट है 40,000 रुपए, तो 40,000 यहाँ से लेस कर दिए। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया यानी कि माइनस लगा दिया। वेजेस, वेजेस डायरेक्ट खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में सीधा सीधा, तो टू, ये लाइन छोड़ के लिखते हैं क्योंकि रिटर्न मुझे माइनस करना है शायद अगर गिवन हो कुछ में, तो टू वेजेस। वेजेस कितना है बताओ फटाफट से, 1 लाख का अमाउंट गिवन है वेजेस का भी। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, ये है 5,000। उसके बाद क्या गिवन है, चलो आगे बढ़ते हैं, उसमें दूसरी साइड क्या लिखा है, सबसे पहले सैलरीज लिखा है, और सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा जो कि पीएनएल में आएगा, तो टू सैलरीज अकाउंट 60,000। के बाद क्या गिवन है, जनरल एक्सपेंस, ये भी पीएनएल में आता है, तो ये भी यहाँ पीएनएल में लिख दो फटाफट से। कुछ नहीं करना है, तीनों फॉर्मेट एक साथ बना लिए तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कितना इजी हो गया, बस सबको उसके घर में पहुंचा दो फटाफट से। जनरल एक्सपेंस लिख दें यहाँ पे, कितना जनरल एक्सपेंस 20,000। के बाद क्या गिवन है, रेंट। रेंट के आगे कुछ नहीं लिखा है, रिसीव या पेड नहीं लिखा है, और जब ऐसा कुछ नहीं लिखा होता तो हम मानते हैं कि हमारा खर्चा ही होता है। जब तक रेंट रिसीव ना लिखा हो हम उसे इनकम नहीं मानेंगे। ठीक है, सिर्फ रेंट लिखा है यानी कि रेंट हमने दिया है, टू रेंट अकाउंट। ये भी पीएनएल में आता है, तो फटाफट से पीएनएल में लिख दो, कितना है ये 50,000। परचेज रिटर्न, ऊपर जगह छोड़ दी परचेज के लिए, माइनस कर दो परचेज रिटर्न। कितना माइनस करना है, ये 5,000 यहाँ से माइनस करना है, 395। उसके बाद क्या गिवन है, डेटर्स। डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, सीधा डेटर कहां पे आएंगे, तुम्हारे असेट वाली तरफ आएंगे, 3 लाख के। कैश, कैश भी मेरे लिए असेट है, तो कैश भी बैलेंस शीट का आइटम है। कितना कैश है 40,000। और उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड था ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड तो किधर आएगा, ये ट्रेडिंग का खर्चा नहीं होता, ये पीएनएल का खर्चा होता है। याद रखना, इनवर्ड ट्रेडिंग और आउटवर्ड पीएनएल। ठीक है, तो कैरेज आउटवर्ड मेरा क्या है, पीएनएल का खर्चा है, तो पीएनएल में रख दिया फटाफट से। कितना है ये 20,000। एडवर्टाइजिंग, ये भी मेरा क्या पीएनएल का खर्चा, तो टू एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस शॉर्ट में लिख देता हूँ फटाफट से, समझ तो आ ही गया। कितना है ये 20,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मेरे कहां पे आते हैं, लायबिलिटी का पार्ट होते हैं 50,000 के। अब इतना करने के बाद क्या करना है, जो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है पहले वो लिखना है। कितना क्लोजिंग स्टॉक, 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक गिवन था, तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा देखो ये उससे बाहर है, ये ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन है, और जो भी चीज ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन होती है वो एडजस्टमेंट होती है, और एडजस्टमेंट हर बार 2 जगह आती है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना याद रख लो, क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह लिखना है। एक तो कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, कितना गिवन था ये 2 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक असेट है तो बैलेंस शीट में भी आ जाएगा ये, इसका मतलब। बस अब क्या करो, अब ये सब करने के बाद सारे आइटम एक बार चेक कर लो, सारे आइटम हमने लिख दिए हैं। चलो मैं तुम्हें चेक करवा, कैपिटल हमने लिख लिया, मशीनरी हमने लिख लिया, सेल्स लिख लिया, परचेज लिख लिया, सेल्स रिटर्न लिख लिया, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, ड्राइंग हम लिख चुके हैं, वेजेस लिख लिया, कैरेज इनवर्ड भी लिख लिया हमने, सैलरी लिख लिया, जनरल एक्सपेंस हम लिख चुके हैं, रेंट, परचेज रिटर्न, डेटर्स, कैश, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और क्रेडिटर्स, सारे आइटम लिख लिया, और ये स्टॉक भी हमने लिख लिया। बस अब क्वेश्चन कितना इजी हो गया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो सब कुछ लिख देना, बस प्लस करनी रह गई, और प्लस करना तुम्हारे लिए बहुत इजी। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, कितना आ रहा है साइड का टोटल मेरा, सीधा 10,10,000 रुपए आ रहा है तो, और ये डेबिट साइड का टोटल कितना है मेरा, मुझे बताओ फटाफट से कितना है ये, तो 6 लाख हो गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कितना प्रॉफिट आया, डिफरेंस किस साइड है, डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है, और मैंने बताया था डेबिट साइड डिफरेंस आता है तो क्या होता है हमारे लिए, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आ गया, 4,10,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और क्रेडिट साइड तो और कुछ आया नहीं पीएनएल में। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं फटाफट इधर का, कितना टोटल आया, कितना टोटल आया, ये 4,10,000 आ गया, तो इधर का इधर ही 60,000 ये, और 20-20-40 1 लाख, और 1,70,000। 4,10,000 माइनस 1,70,000 कितना होता है, ये नेट प्रॉफिट कितना आ गया, टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा तुम्हारे कैपिटल में, 2,40,000। यहाँ पे ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट को, ये आ गया नेट प्रॉफिट 2,40,000। बस इसको बाहर लिख देना, कितना आएगा ये 3,60,000, और 2,40,000 कितना हो गया, 3 तो 5 और 1 लाख कितना 6 लाख, और 6 लाख माइनस 40,000 5,60,000, ये हो गया 5,60,000। 5,60,000 प्लस 5,000 कितना हुआ ये 6,10,000। इधर का करो 3 लाख और 2 लाख 5 लाख, 5 लाख में 70,000 जोड़ोगे कितना हो गया
5,70,000 और 5,70,000 प्लस 40,000 6,10,000। बैलेंस शीट टोटली मैच हो गया, मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो गया। और मैच कर लेते हैं, देखो एक बार कितना कितना है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 4,10,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है देखो 4,10,000, नेट प्रॉफिट 2,40,000 और बैलेंस शीट टोटल 6,10,000, ये हमारा आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट 4,10, नेट प्रॉफिट 2,40 और बैलेंस शीट टोटल 6,10,000। अब तुम करते थे कि तीनों फॉर्मेट एक एक करके बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाओगे, फिर उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, फिर P&L बनाओगे, फिर बैलेंस शीट बनाओगे। ऐसा प्रोसीजर जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उससे क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इस तरीके से तुमने खुद देखा कि एक बार में आंसर आया है और तुम इसकी आदत डालोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन हर बार एक बार में ही सही होंगे। ठीक है, कोई भी गलती नहीं होगी और बहुत ही सिंपल तरीके से तुम्हें टॉपिक भी बहुत इजी लगेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा कि हम लोगों को कैसे बड़े क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं और एक बार में आंसर फाइनल अकाउंट का लेके आ सकते हैं। बैलेंस शीट हर बार मैच होगी इस तरीके से करोगे तो। और फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो, क्योंकि बहुत हेल्प होने वाली है और इसमें अभी आगे आने वाले जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।